चलो अब अपन थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। जैसा अपन जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है कम, और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, और एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो नॉर्मली मैं अगर तुमको बताऊं तो किस तरह से ग्राफ होना चाहिए, रिएक्टेंट इनिशियली कुछ होगा और कम होके आएगा, जो यहाँ पे रेड कर्व से दिख रहा होगा, दिख रहा है, समझ में आ रही बात। बाकी सारी चीजें मैं अपन अलग अलग समझेंगे अच्छे से, अभी तक समझ में। और ये ब्लू कर्व जो है, ब्लू कर्व किसका है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट बढ़ता है और इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सारा। ओके, रेड और ब्लू कर्व देखो, ग्रीन वाली लाइंस को एक बार इग्नोर करो एक बार। और एक्चुअली ग्रीन वाली लाइंस पता है क्या बताती है, हाँ एक्चुअली ग्रीन वाली लाइन टेंजेंट है इस कर्व पे, और बता क्या रही है, मान लो ये इस टाइम के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये टाइम टी अपना है ना, इस टाइम पे मेरे को अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आती है उसके स्लोप से, कैसे आती है, इस पॉइंट पे चाहिए ना एग्जैक्ट, तो इसका जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप होगा वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है। ये बात समझ में आई। तुम देख सकते हो फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे dr/dt लिख रहा है। डी पता है कब लगाते हो, डेल्टा पता है कब लगाते हैं, डेल्टा बड़े चेंजेस के लिए होता है, डी मतलब ठीक है ना। अगर रेट एवरेज निकालनी हो तो एवरेज तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे निकालते हैं अपन, और छोटा चेंज मतलब यहाँ से इसके अंदर ही 2 पॉइंट पकड़े जाएंगे जो बहुत कम हो गया स्टेज में, तब इंस्टेंटेनियस डेटा आएगी, कैसे आएगी, तो उसके लिखा जाता है dr/dt माइनस का dr बाय, क्या समझ गए सब लोग, पक्का कोई प्रॉब्लम इसमें। dr और डेल्टा का यूज किया जाता है, डेल्टा किया जाता है एवरेज में, डी किया जाता है इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस रेट निकालते कैसे, बाय स्लोप ऑफ द कर्व, टेंजेंट से जो स्लोप आएगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उस पॉइंट के ऊपर हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तुमको निकालनी थी इस पॉइंट पे, कि इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे ये पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे इसका स्लोप निकाल दो, इसका स्लोप निकाल दो, समझे, जो टेंजेंट बनेगी उस पॉइंट पे, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट, हाँ ये लिख रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट ये अलग से बता रखा है ना, तुम थोड़ा ऑब्जर्व करना इस ग्राफ को, मैं समझा चुका हूं, ठीक है ना, खुद से ऑब्जर्व करना एक बार पॉज करके बाद में आराम से, ठीक है, आराम से ऑब्जर्व कर। इंस्टेंटेनियस ये बता रहा है, एवरेज क्या बता रहा है, C2 और C1 ले ली, तो C2 - C1 अपॉन T2 - T1, तो नेक्स्ट रिलेशन क्या होते हैं तुमको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट वाले वीडियो में भी तुमको बता दिया है, क्या बताया था भाई, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन ये है, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन ये है, कहां थे बेटा, ये अपन देख चुके हैं, और एमटीजी वाले क्वेश्चन इसी से किए अपन सारे ना, ऊपर ये सारे के सारे स्किप करो। ये बताओ क्या ये समझ में आ गया, ये क्या दिख रहा है, एक बार नोट करो, N2 3H2 से 2NH3 बन रहा है। अगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए आप लोगों को विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो -dN2/dt, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट में कितना है 1, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए अगर, तो -1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्या सही बोला मैंने, इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। आगे 1/3 क्यों लगाया, इसका कोएफिशिएंट कितना है प्लस 1/, प्लस क्यों है, प्रोडक्ट है भाई तो बढ़ता है, 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। क्लियर है यहाँ तक, क्या ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लेंगे सारे। मान लो ये रिएक्शन दे रखी A B B C C D D, क्या बना सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, the value of rate of reaction is independent on the stoichiometric coefficient of substance involved in the reaction. However, the rate with respect to any species independent, ये वही बात कर रहे हैं बस इंग्लिश में कह रहे हैं, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए 1/3 लगाना पड़ेगा, पर सब्सटेंस के लिए लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है, यूनिट की बात कर चुके हैं अपन, यूनिट क्या आती है ऊपर, कंसंट्रेशन, नीचे टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे इसको ऐसे लिख सकते, लीटर क्या होता है dm3, क्लियर है, पर सेकेंड। अगर गैसियस वाली बात हो तो ATM ऊपर आएगा भाई, 10 ATM से 9 ATM हो गया, ऊपर ATM बचेगा, नीचे पर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम, गुड। पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला तो ATM पर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का, गुड। नाउ अब अपना नया टॉपिक है ना, इसको डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ देखेंगे अपन। सबसे पहले मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ओके,
क्या तुम रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो? कैसे? कैटलिस्ट, वो सही है बाद में ना। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सुना है सबने? कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, एक ऐसा हो गया। अच्छा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? हमेशा ठीक है, टेम्परेचर से चेंज होगा ये पक्का है, ठीक है। टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, एक तो क्लियर है। प्रेशर से हो सकता है, अगर गैसेज है अंदर और मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो गैसेज के मॉलिक्यूल का कोलिजन फास्ट हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या? तुमने दो रिएक्शन ली, मान लो दो, इमेजिन करो दो बीकर है मेरे पास, एक में 100 मॉलिक्यूल है और एक में 1 लाख मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट हो रहे हैं पीसी प्रोडक्ट में, ठीक है ना। 100 10 सेकंड में मान लो 10 से कन्वर्ट हो गए, वो 1 लाख वाले कितने कन्वर्ट हो जाएंगे? 10,000 कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसकी रेट क्या होगी? बहुत ज्यादा। जब आप भिड़ने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा लोगे, कॉलिजन्स वाले क्वांटिटी ज्यादा लोगे, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन या किसी रिएक्शन को ऐसे सोच सकते हो आप, दो सेनाएं भिड़ रही है, रिएक्शन में होता ही है, एक से एटम टूटेगा दूसरे में जुड़ेगा। अरे बात सुन, दो सेनाएं, दो छोटी छोटी सेनाएं भिड़ रही है, तो मरने वाले लोगों की क्वांटिटी क्या होगी पर सेकंड? कब? और बहुत बड़ी सेनाएं दो भिड़ रही है, बहुत बड़ी आर्मी से दो, तो मरने वाले लोगों की रेट जो है क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगी? बढ़ेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे अपन लाएंगे रेट लॉ। तो वापस देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सबसे पहले ये क्लियर है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बढ़ेगी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इस पे भी बात करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर रिएक्टेंट दो अलग अलग रिएक्शन लेकर आऊं, देखो ना, दो अलग अलग कंडीशन ले रहा हूं, रिएक्टेंट एक ही है, सुन रहे हो? रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कंडीशन अलग अलग है, एक में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर लिया, एक में टेम्परेचर क्या कर लिया? कम, कोई कंडीशन अलग कर ली। एक में रिएक्टेंट बहुत अनस्टेबल हो रहा है और एक में रिएक्टेंट स्टेबल हो रहा है, रेट किसकी ज्यादा होगा? स्टेबल वाले की रेट ज्यादा होगी कि अनस्टेबल वाले की रेट ज्यादा होगी? अनस्टेबल वाले। क्यों? अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने के लिए किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। जो स्टेबल है वो ज्यादा क्वांटिटी में कन्वर्ट थोड़ी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले से जो अनस्टेबल है वो रिएक्शन होने के लिए रेडी होगा ना, जो स्टेबल है वो रिएक्शन होने के लिए रेडी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या कंडीशन बोल दो, ओके। इसलिए रेडियो एक्टिव रिएक्शन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों? रेडियो एक्टिव लगातार हो रही हो, वो पहले से उसका न्यूक्लियस कैसा है? अनस्टेबल है, ओके। तो रिएक्शन अपने आप हो रही हो, न्यूक्लियस पहले से क्या है? अनस्टेबल है, तो उसकी रेट पहले से बढ़ती जा रही है अपने आप। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हो सकता है गैसेस के लिए आराम से प्रेशर बढ़ाने से वैसे ही मॉलिक्यूल कोलिजन वगैरह चेंज हो जाएगी, टेंपरेचर से भी चेंज होगा और कैटलिस्ट से भी चेंज होगा। ये सारे तरीके जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकते हो, जिसमें पहले तरीके से अपन लाएंगे रेट लॉ। रेट निकालने का एक और तरीका सीखेंगे, अभी तक सीखा था रेट निकालने का तरीका, क्या सीखा था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम या प्रोडक्ट अपॉन टाइम, सही है। नया आया तरीका रेट लॉ, जिससे इंस्टेंटेनियस रेट भी निकल सकती है और बहुत अच्छा तरीका है वो। अरे बस समझे? हाँ, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है ये थोड़ा समझना भी जरूरी है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर मान लो रिएक्शन ऐसी है R से P बन रहा है, ठीक है ना। अब रिएक्टेंट बढ़ाऊंगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। अगर मैंने 100 से 1000 लिए, 1000 से 1 लाख लिए, रेट क्या होगी? बढ़ेगी। ये तो हमेशा है कि रेट बढ़ेगी बढ़ेगी। क्या हर रिएक्शन के लिए रेट उसी स्पीड से बढ़ेगी? क्या हर रिएक्शन के लिए रेट उसी स्पीड से बढ़ेगी? अलग अलग तरीके होंगे, कोई ज्यादा जल्दी बढ़ रही होगी कंसंट्रेशन बढ़ाने से, किसी में अनस्टेबल चीजें होगी ना अगर, तो ज्यादा जल्दी जल्दी रेट बढ़ेगी, और किसी में स्टेबल चीजें होगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी। क्वांटिटी बढ़ाने से बढ़ेगी पर उतना तेजी से नहीं बढ़ेगी जितना उसमें दूसरे वाले बढ़ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ती है, पर किस स्पीड से बढ़ती है? रेट के बढ़ने की भी स्पीड होती है कुछ, ओके, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। मान लो एक रिएक्शन ये है, अब ध्यान समझना, A से 2B रिएक्शन करके C बन रहा है, मान लो कोई भी रिएक्शन है, तो इसमें बताओ रेट किस किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि दोनों भिड़ के या जैसे भी करके आपस में रिएक्शन करके कर रहे हैं। दोनों रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट मौजूद है सब पे रिएक्शन डिपेंड करेगी रेट, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन
अगर मैं ए बढ़ाता हूँ, मान लो ए मैंने डबल कर दिया, ए की क्वांटिटी क्या कर ली डबल, और बी उतना का उतना रखा है, रेट बढ़ेगी, ये पक्का है। मान लो एक साइड की सेना बढ़ा दी और दूसरे साइड की सेना नहीं बढ़ाई, वही की वही रखी, क्या मरने वाले लोगों की क्वांटिटी बढ़ेगी? अच्छा ध्यान दे, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यहाँ 100 आदमी थे, यहाँ 100 आदमी थे, मैंने एक साइड कर दी 1000 आदमी, भाई स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन। पहले 100 थे ना, तो एक सेकंड में 10 आदमी मर रहे थे, 10 भिड़े आपस में, सही है, 5 इसके मरे, 5 इसके मरे, जैसे भी मरे 10 मरे, क्या बात समझ में आ रही? अब एक साइड 100 है और एक साइड क्या है 1000 है, क्या वो ज्यादा जल्दी नहीं मार देंगे? रिएक्शन ऐसा, इसको कोलिजन से समझो, कोलिजन से एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल कोलाइड होके क्या कर रहा, प्रोडक्ट बना रहा, एक की क्वांटिटी बहुत सारी बढ़ा दी, अब कोलिजन वो ढूंढ के हो रहे थे, अब क्या जल्दी नहीं मिल जाएंगे उसको कोलाइड होने के लिए? क्या मेरी बातें समझ में आ रही? क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी? यस सर बढ़ेगी, बिल्कुल। क्या क्लियर है? अब कंसेप्ट क्लियर है ये चीज? तो इसकी बढ़ाने से रेट बढ़ेगी, उसके बढ़ाने से भी रेट, मान लो यहाँ की आर भी बढ़ा दी तो भी रेट बढ़ेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक बीकर के अंदर तुम्हारे पास ए मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, बहुत सारे है ना, ए और बी कोलाइड करते हैं ना, तब रिएक्शन होती है, तो ए बढ़ा दो बहुत सारे, क्या कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी? बी बढ़ा दो तो भी बढ़ेगी, पर क्या दोनों इसके बढ़ाने से जिस तरह से बढ़ी थी, क्या उसके बढ़ाने से भी उस तरह से बढ़ेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी बात सुन रही, मैं लाइन जो बोल रहा हूं कि इसके बढ़ाने से मान लो डबल करने से रेट भी डबल होगी और उसके बढ़ाने से रेट ट्रिपल होगी, क्या अलग अलग हो सकता है ना? तो इसके लिए इनके ऊपर आती कुछ पावर, ए या बी जो भी हो, क्या होती है? पावर बताएगी कि भाई अगर इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, मुझे बता सकते हो किसके कारण रेट ज्यादा जल्दी बढ़ेगी? समझ में आ रही मेरे को? ओके, इनके ऊपर क्या लगाई जाती है? कुछ ना कुछ पावर, और इन पावर का एडिशन करके क्या आता है? ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आता है? इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज often found to be proportional to the concentration of reactant raised to a, ये पावर वाला कंसेप्ट समझ में आया? क्यों पावर आ रही है मेरी बात समझ में? पावर क्यों लगाई गई? क्योंकि किसी के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ेगी, किसी के हिसाब से उतनी तेजी से, जिसके हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ेगी उसकी पावर ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आ गई? ओके, और ये जो अपन एक टर्म बनाएंगे यहाँ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हटा के अपन लगाएंगे इसके जगह के, क्या लगाएंगे? रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के। हर रिएक्शन के अलग होता है, रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, दूसरा रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। इस पूरी टर्म को बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आगे के लिए। क्या है? रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, इसकी डिफाइन बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना, और डिफाइन बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन in which rate of reaction is expressed in terms of concentration of reactant raised to some power। क्या ये पावर कोएफिशिएंट के बराबर होगी? ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी है कोएफिशिएंट के बराबर हो। ओके, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो सकती है। कैसे फाइंड होगी? ये मान लो बहुत स्टेबल है, अब इसके आगे बोले 5 लगाओ, बहुत स्टेबल है तो इसके कारण इतनी रेट ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Okay, raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric। हाँ, कोइंसिडेंटली कभी सेम हो सकता है। क्या मेरी बात समझ? वापिस बोल रहा हूँ, ये डिफाइन आनी ही चाहिए, एग्जाम में भी आती है और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं इसके टर्म से। सुनना ध्यान से, रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम विच may or may not be equal to their stoichiometric। बड़ी एक्सप्रेशन है, थोड़ा डिफाइन लंबी है ना, क्लियर है? पर आसान है, तो अगर रेट लॉ लिखना आता है तो हो जाएगा। क्लियर? गुड। हाँ भाई, हाँ, तो अभी अपन ने बात की रेट बराबर क्या होता है? के रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अब रिएक्टेंट ज्यादा है तो सबके अपने अपना अलग अलग पावर। क्या हो जाएगा? ये सिंपल, इसको बोलते हैं रेट लॉ। ओके, डिफाइन मैंने बोल ली, वो वाली सही है, तो परफेक्ट। रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, अब के कांस्टेंट आ गया, जहां ए बी सी आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये देख रहे हो रिएक्शन, जबकि एक्स और वाई कुछ और है,
एक्स और वाई मिला के एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? ऑर्डर। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रेशियो। और इससे इंस्टेंटेनियस रेट आती है। कौन सी रेट आती है भाई? अच्छा एक चीज बताओ, इनिशियली तुमने मान लो 1 मोलरिटी लिया था, ए बी सी डी वाला मामला है ना। इनिशियली मान लो तुमने 1 मोलरिटी लिया था, 1 मोलरिटी लिया था। मैंने बोला 10 सेकंड बाद मुझे रेट बता दो। 10 सेकंड बाद क्या बता दो? रेट बता दो। पता है तुमको क्या करना पड़ेगा? 10 सेकंड बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? मान लो 0.9 मोलरिटी बची। इसकी कितनी है? मान लो 0.8 मोलरिटी बची। ये वैल्यू पता है कहां रखनी पड़ेगी? 10 सेकंड वाली कंसंट्रेशन की वैल्यू रखो, रेट आ जाएगी। वापस समझना, यही है रेट लॉ। रेट लॉ क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट लॉ बता कैसे सकता है रेट ऑफ रिएक्शन? जब उसके पास क्या हो? कंसंट्रेशन। तो मैंने तो बोला 10 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ इंस्टेंटेनियस। तो तुमको लाना क्या पड़ेगा? 10 सेकंड में कंसंट्रेशन क्या है। अगर मैंने बोला 50 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, 50 सेकंड में कंसंट्रेशन क्या है? क्या बात समझ आ गई? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर है? ये होता है रेट लॉ। ओके, तो ये एक बार है ना पढ़ लेना इसको। मैंने जो बोला वही लिख रखा था, कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट, ये पूरा एग्जैक्टली ठीक है। यही मैंने बताया था अभी। इसको नोट्स में डालना ही डालना तुम अपने। और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का ये तरीका था क्या? माइनस डी ए बाई डी टी, और ये वाला इसको मिला के क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब यहाँ रेट, ये भी रेट निकालने का तरीका है और ये भी रेट निकालने का ही तरीका है। कितने मिनट का हो गया ये? 7 काट लो।